कर रहे थे और रेफरेंसेस की बात कर रहे थे, तो आकाश सर मैं आपकी जगह 5 मिनट्स मैं बोल देता हूँ, जो आप समझाना चाह रहे हो मैं बोल देता हूँ। तो बेसिकली आकाश सर ने जो भी बातें अभी बताई हमें, तो बेसिकली गाइस आकाश सर ने जो भी बातें बताई हैं रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, तो इन्होंने कई सारे साइटेशंस के जो टूल्स हैं वो आपको बता दिए, डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे चैप्टराइजेशन की बात कर रहे थे, तो चैप्टराइजेशन क्या है, ये सोल पार्ट होता है किसी भी रिसर्च प्रपोजल का, क्योंकि जो चैप्टराइजेशन है, सपोज करिए कि आपने 5 चैप्टर्स लिए, 7 लिए, 9 लिए, डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो कैसा है, कितना वाइब्रेंट है, उसमें कितने चैप्टर्स रिक्वायर्ड हैं, तो डिपेंड करता है। किसी के रिसर्च प्रपोजल में 5 चैप्टर्स हो सकते हैं, किसी के रिसर्च प्रपोजल में 7 चैप्टर्स, किसी के 9 भी होते हैं, किसी के 8 होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक कैसा है। चैप्टर्स का मतलब ये है गाइस कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, तो प्रपोजल का मतलब क्या है कि आप पैनल को वो दिखाते हो कि सर मेरा ये एक प्लानिंग है, मेरी एक स्ट्रैटेजी है। तो उसमें जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर आता है, जिसमें आप अपने चैप्टर को, आप अपने पूरे रिसर्च वर्क को, या जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है उसको इन ब्रीफ डिफाइन करते हो। 25 to 30 पेजेस का या 35 पेजेस का आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आप अपने टॉपिक को, हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप बता सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, या आप कौन कौन से नॉवेल्स को सेलेक्ट करोगे, कौन से ऑथर्स को सेलेक्ट करोगे, कौन से थियरिस्ट। तो बेसिकली आप इंट्रोड्यूस करते हो। चैप्टर 1 सभी का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आप अपने टॉपिक्स को चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और फिर कंक्लूजन और रेफरेंसेस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल इज ऑल अबाउट प्लान, आप अपनी एक योजना को पीएचडी पैनल जो प्रोफेसर्स का बैठता है वो देखता है कि भाई इनका जो चैप्टर है वो कितना रेलिवेंट है, इनके जो चैप्टराइजेशन है वो टेक्निकलिटीज को इन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है, जो प्रॉपर एक हमारा सेटअप है, ये जो आइडिया है रिसर्च का। तो क्योंकि उसी रिसर्च प्रपोजल को जब वो पास होता है तो आप उसी पे के बेस पे थीसिस लिखते हो। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये एक आइडिया है, ये आपका रॉ आइडिया है जिसको आप थीसिस में कन्वर्ट करोगे। तो जो आपके चैप्टर्स होने चाहिए वो अपने आप में बहुत क्लियर हों, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हो और टू द पॉइंट हो, ताकि कोई भी जब प्रोफेसर उसको देखे या कोई एक्सपर्ट, तो उसको समझ में आ जाए उनको कि हाँ भाई चैप्टर 1 में ये बातें हैं, चैप्टर 2 में इस नॉवेल के बारे में या इस पर्टिकुलर बुक के बारे में बातें की गई है, चैप्टर 3 में इस थियरिस्ट के बारे में बात की गई है, फिर चैप्टर 4 में ये है, चैप्टर 5 में कंक्लूड आप करते हो। तो पूरे थीसिस का जो समरी है, पूरे जो थीसिस में आपने काम किया, पूरे रिसर्च के दौरान आपने लाइब्रेरी विजिट करी, आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उसको आप कंक्लूड करते हो 20 to 30 पेजेस में। और लास्ट में जो हमारा रेफरेंसेस वाला पोर्शन आता है, वो तो हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट है। पूरे रिसर्च में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपके रेफरेंसेस का होता है, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के लिए आपको कई सारे यू कैन से टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, लाइब्रेरी जानी पड़ती है, कई सारे बुक्स को आप गो थ्रू करते हो, कई सारे प्रोफेसर से पढ़ते हो या आप विकिपीडिया की हेल्प लेते हो, कई सारे वेबसाइट्स। तो क्या हो गया कि रिसर्च एथिक्स में ये एक रिसर्च का एथिक्स भी है कि आपने अपने रिसर्च के दौरान, वाइल डूइंग रिसर्च, आपने जितने भी वेबसाइट्स को फॉलो किया, आपने जितने भी बुक्स को कंसिडर किया, जितने भी फिलोसोफर्स को पढ़ा, तो आप उसको ड्यू क्रेडिट दीजिए। ये रिसर्च का एथिक्स है, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपने रिसर्च के दौरान जिन जिन बुक्स को पढ़ा है, जिन जिन टेक्स्ट को पढ़ा है, जिन जिन फिलोसोफर्स को पढ़ा है, जिन जिन ऑथर्स को पढ़ा है, किसी वेबसाइट को पर्टिकुलरली विजिट किया है, चाहे वो विकिपीडिया ही क्यों ना हो, तो आप उसको साइट करें, ताकि जब आपका थीसिस या रिसर्च प्रपोजल चेक हो। तो मैं तो आपको बताऊं कि जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाएंगे या रिसर्च प्रपोजल कहीं पे दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी प्रोफेसर सबसे पहले जो देखता है वो आपका रेफरेंस देखेगा, आपके रेफरेंसेस वो मिला लेगा, यानी रेफरेंसेस देख के ही पता लग जाएगा कि आपने कितना काम किया है, आपने कौन से टेक्स्ट को गो थ्रू किया है, आपने कौन से फिलोसोफर्स को पढ़ा है, आपने कौन से फिलोसोफर्स के कौन से वर्ड्स को, कौन से सेंटेंसेस को, कौन से इंपॉर्टेंट थियरी को कोट किया है, ये सारी चीजें पता लग जाती है। तो रेफरेंसेस कहीं ना कहीं आपको रेफर करना है, ड्यू क्रेडिट देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका रिसर्च अनएथिकल हो जाता है। एक बात, दूसरी बात ये कि जो रेफरेंसेस हैं इसका प्रॉपर एक तरीका होता है। जैसे आप लैंग्वेज के हैं, ह्यूमैनिटीज, कई सारे लोग इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, तो ऐसे में हम लोग एमएलए यानी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो एमएलए एक साइटेशन का है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, उसको आपको फॉलो करना है। वो अपडेट होता रहता है। अभी 9th एडिशन चल रहा है, इससे पहले 8th एडिशन चल रहा था, उससे पहले 7th एडिशन चल रहा था, तो अभी क्या चल रहा है, एमएलए 9th एडिशन। तो ऐसे में आपको एमएलए 9th एडिशन के जो स्टाइल है, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूं डॉक्टर राहुल मिश्रा,
तो जब आप रेफरेंसेस, जब आप साइट करोगे तो वहां आप लिखोगे पहले मिश्रा, फिर कॉमा लिखोगे डॉक्टर राहुल, उसके बाद आप बुक का नाम डालोगे, फिर पब्लिशर का नाम डालोगे, वॉल्यूम डालोगे, एडिशन डालोगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो एक प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि गाइस स्टाइल होता है, वो स्टाइल आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप एक बार टाइप करोगे कि एमएलए 9th एडिशन एग्जाम्पल, सपोज करिए अभी आप गूगल पे टाइप करना एमएलए 9th एडिशन एग्जाम्पल, साइटेशन एग्जाम्पल, तो आप देखोगे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स वहां पे नजर आएंगे। आप उसको कॉपी पेन पे नोट कर लो, और उसके बाद आपको जो चीजें साइट करनी है उस पर बिठाते चलो। जैसे सपोज करिए कि मैं अपना नाम लिखता हूँ मिश्रा कॉमा डॉक्टर राहुल, मेरी एक बुक है द फ्लाइंग पोइटिक्स, जिसको मैंने नोशन प्रेस से पब्लिश कराया, वॉल्यूम उसका 1 है और पब्लिकेशन ईयर क्या है 2019, तो हो गया मिश्रा डॉक्टर राहुल द फ्लाइंग पोइटिक्स नोशन पब्लिकेशन 2019, फुल स्टॉप करते हो। तो बहुत एक आसान तरीका होता है, लेकिन ये है कि आपको ये तो करना है। साइटेशन का जो वो स्टैंडर्ड चाहिए, वो कराना चाहिए, वो अगर गलत हुआ तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने रेफरेंसिंग स्टाइल को फॉलो का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी प्रपोजल का या थीसिस का या डिसर्टेशन का, होना ही चाहिए। और जितना ज्यादा साइट करोगे, लोगों को मैं देखता हूँ रिसर्च प्रपोजल में 4, 5, 3 ऐसे साइटेशन डाले। आप अपने प्रपोजल में या थीसिस में या रिसर्च वर्क में जितने आपका रिसर्च उतना रेलिवेंट बोला जाएगा, प्रपोजल को उतना सीरियसली ले, सारे साइटेशंस डालें, इतने लाइब्रेरी अलग अलग को टूल्स को, तो आपके जो रेफरेंसेस है उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है मुझे लगता है। उसका सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे मैंने बोला एमएलए के बच्चे लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, वो तो एमएलए फॉलो करते हैं। कई लोग मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स के हैं, कुछ लोग साइंस के हैं, तो वहां पे एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो एपीए चलता है। एपीए और एमएलए में एक हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस है। लोग पॉल साइंस से हैं, आपको नहीं चलेगा, वहां फिर एपीए चलेगा। साइंस के ज्यादातर सब्जेक्ट्स में एपीए, या साइंस में मैथमेटिक्स में एपीए। एपीए का भी स्टाइल एमएलए से डिफरेंट। एमएलए फॉलो करते हैं खास करके लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, है ना, या ह्यूमैनिटीज के कुछ और सब्जेक्ट्स। बाकी जो साइंस है या सोशल साइंस, उसमें ज्यादातर लोग एपीए को फॉलो करते हैं। हालांकि आजकल मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आईआईटीज में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में करोगे, वहां पे ऐसा मल्टीडिसिप्लिनरी कल्चर अभी तक नहीं आया है। तो आप एक प्रॉपर बाइफर्केशन है कि अगर आप लैंग्वेज के हैं तो साइंस से हैं, तो सोशल साइंस से हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि सोशल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है आपका। तो ये विषय आपका क्लियर होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं। जैसे मैं इंग्लिश का हूं तो मैं एमएलए फॉलो करता हूं, एमएलए 9th एडिशन, ठीक है। तो आप ये क्लियर करें। उसके बाद क्या है कि आप चीजों को थोड़ा सर्च करें, भाई क्या फॉर्मेट है, कैसे हम लोग कॉमा फुल स्टॉप, है ना, कहाँ पे ईयर डालना है, कहाँ पे पब्लिकेशन नेम डालना है, ऑथर का नेम डालना है। बहुत सिंपल होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत सिंपल है, लेकिन वो एक तरीका है, वो एक साइंटिफिक तरीका है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जितना ज्यादा साइटेशन आप करोगे, ये मैं एडवाइस भी कर रहा हूं कि आप अपने प्रपोजल में जितना ज्यादा साइटेशन करोगे, 15, 20, 25, 30, 35, जितना, उतना ज्यादा आपका प्रपोजल रेलिवेंट। क्योंकि वही मैंने कहा कि जो प्रोफेसर उसको देखेंगे उनको लगेगा कि यार इन्होंने प्रपोजल बनाने के दौरान इतने सारे वर्क्स को गो थ्रू किया, इतने सारे वेबसाइट्स को गो थ्रू किया, इतना हार्ड वर्क करा, तो आपको कोई भी कंसिडर करेगा, है ना। तो ये चीजें हो गई। बाकी चैप्टराइजेशन, आकाश सर ने बोला, मैंने उसको कहा कि चैप्टराइजेशन क्या होता है गाइस। जैसे एक बात आप समझो कि आपका रिसर्च प्रपोजल ही थीसिस या डिसर्टेशन में कन्वर्ट होता है। मतलब वो एक रॉ आइडिया है जिसको आप कन्वर्ट करते हो। तो ऐसे में मान लेते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि थीसिस का जो लेंथ होता है वो मिनिमम मान के चलिए 200 पेजेस, मैक्सिमम वो 250-300 पेजेस का भी जाता है। तो ऐसे में आप ये सोचोगे ना कि व्हाट टू राइट इन थीसिस, व्हाट टू राइट। तो ऐसे में जो चैप्टर्स है, मान लीजिए जैसे मेरे थीसिस में 5 चैप्टर्स हैं, मैंने जो थीसिस लिखा उसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो मैंने डिवाइड किया कि हाँ भाई चैप्टर 1 मेरा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट 25 पेजेस 30 पेजेस होने चाहिए। तो मैंने स्टडी करा इन डेप्थ, और मैंने उतना लेंथ करा, क्योंकि वर्ड्स भी कई बार मैटर करता है कि आपका भाई वर्ड्स भी होने चाहिए ना, एटलीस्ट 50,000 1 लाख वर्ड्स पूरे थीसिस का। ऐसे ही फिर चैप्टर 1 को आप ब्रीफ करो, चैप्टर 2 को। तो जब आप चैप्टर, मान लीजिए कि पूरे थीसिस को आपने 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, कोई 7 चैप्टर्स में भी करता है, कोई 9 में भी करता है, तो उससे क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ वर्ड्स भी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स भी मान लीजिए एटलीस्ट कहता है 50,000 थीसिस में,
तो उस अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल एक आइडिया है, क्योंकि देखो रिसर्च प्रपोजल आपका पास होगा तभी तो आप थीसिस लिखोगे ना, बिना प्रपोजल के पास हुए तो थीसिस लिखोगे नहीं। तो ये जो प्रपोजल है गाइस, ये तो हम कह सकते हैं कि एक बिगिनिंग है आपके रिसर्च में एंट्री के लिए, ये एक पास है। जैसे प्रोफेसर बनने के लिए एंट्री के लिए नेट करना है, बिना नेट के आप नहीं बन, वैसे ही गाइस प्रपोजल क्या है कि तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, और सारे साइटेशंस को प्रॉपर जो रेफरेंसिंग का स्टाइल है उसको फॉलो करते हुए आपको करना है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आकाश सर आपको बताते, लेकिन उनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो मैंने उसको खैर कवर कर दिया। हालांकि हमारा जो सेशन है वो कल भी है, कल हमारे साथ अनुराधा मैम जुड़ेंगी, वो भी एक्सपर्ट हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं, पीएचडी सबमिट करने की स्थिति में है, अच्छा काम करती हैं, अच्छा लिखती हैं, कई सारे पेपर्स पब्लिश हैं। तो कल हमारे साथ अनुराधा मैम जुड़ेंगी, और कल का जो क्लास होगा उसमें वही 8:45 का हमारा टाइम रहेगा, और अनुराधा मैम अपने एक्सपीरियंसेस को बताएंगी, काफी सारे टूल्स आपको नए जानने को मिलेंगे, पेपर्स वगैरह कैसे है वो जानने को मिलेगा, है ना। तो कल हम लोग मिलेंगे 8:45 पे, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही गाइस। बाकी मैं आकाश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने जो भी अब तक बताया है, अगर कोई पीपीटी या कोई पीडीएफ आपके पास हो तो आप प्लीज उसको ग्रुप पे या मेरे को शेयर कर दें, ताकि मैं उसको सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं उसको शेयर करूंगा, तो उनको ज्यादा हेल्प मिलेगा कि जो आपने बताया वो थोड़ा रिटन फॉर्म में भी वो देख पाएंगे। आई थिंक आपके पास पीडीएफ है तो वो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं भेज दूंगा जरूर सर। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, किसी एक दिन ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें टेक्निकल जो वर्क साइटेड और रेफरेंसेस जो आपने बताया इसको टेक्निकली प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। वो शायद 10 से 15 मिनट का काम है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, I have a little confusion about literature review. So, can I ask you a question? Yes, please. सर ऐसा है कि लिटरेचर रिव्यू में जब हम लिखते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारा जो टॉपिक का रिगार्डिंग जो टेक्स्ट आता है वो टेक्स्ट को हम लोग पढ़ते हैं, फिर जो लगता है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है तो हम लोग वो टेक्स्ट को इंक्लूड करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। तो वैसे जो थीसिस आता है, तो आपने शोधगंगा का नाम और सर का नाम बताया, तो क्या हम लोग वो थीसिस को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू में? Yes, I joined. I will a little confused. Please. थीसिस बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, थीसिस आप इंक्लूड करेंगे तभी पता चलेगा कि रिसर्च क्या हुआ है। किताब जो है वो रिसर्च नहीं है, लेकिन थीसिस जो है वो रिसर्च है। तो थीसिस जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों ने, मतलब जो पहले के जो शोधार्थी रहे हैं, जो स्कॉलर्स रहे हैं, क्या रिसर्च किया है और क्या उन्होंने पाया है जो आप नहीं पाएंगे। मतलब आप उससे कुछ अलग शो करेंगे, और जो आपको लगा कि उन्होंने वो नहीं ढूंढ सके, वो उस आंसर को नहीं दे सके, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके जो आप अपने रिसर्च के द्वारा देना चाहेंगे। इसलिए रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू में थीसिस को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च पेपर को भी इंक्लूड करना। Okay, sir. Thank you. Any other question? किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज Sir, I have a query. Yes, please ask. So, what is research question and how to find it? रिसर्च क्वेश्चन वही मैंने आपको बोला मेरी आवाज रिपीट हेलो। यू आर ऑडिबल सर। रिसर्च क्वेश्चन जो होगा ना, कि मतलब आपको रिसर्च प्रॉब्लम को हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। कई बार रिसर्च गैप जो है कि आप कौन सा विच क्वेश्चन आर यू गोइंग टू पोज थ्रू दिस रिसर्च, एंड हाउ डू यू फील दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन unanswered yet, and that you will find through the literature review. Obviously you will find through the books you read, you'll find through the books, to the research thesis you'll be reading for the proposal which you have planned to do, for the research which you have planned to do. तो जब आप इस लिटरेचर रिव्यू को करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अभी तक अनआंसर्ड रखा गया है। तो अगर आप कोई स्कॉलर नहीं पाया, या फिर उन सब लिटरेचर रिव्यू को करने के बाद इफ यू फील दैट सर्टेन टॉपिक or certain thing is untouched yet, and you feel that I will be touching this particular thing, I can think above whatever has been done earlier,
I answer all these questions which are occurring in my mind, which are raised in my mind through my, उसी को हम research question कहते हैं. और जब हम उसको आंसर कर दे तो that becomes answered question which will be obviously included in the result section of thesis. I hope it's clear. Sir, I wanted to ask you a question. Yes, please. So, जैसे if we will choose a topic और इसके बाद पेपर पढ़ते हैं, उस टॉपिक आइडिया मिलता है, पर उस टॉपिक से लेते बस आइडिया लेते, फिर हम लोग उसको सेशंस में ऐड करना इम्पोर्टेंट. नहीं, ये चीज बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पाया. एक डिफरेंस होता है और ये साइटेड रेफरेंसेस, ये दोनों मतलब पहले हम वर्क साइट और एपीए हम कंप्लीटली डिफरेंट है. अगर हम जैसे अगर कोई पढ़ते हैं तो कई रिसर्च पेपर पढ़ते समय एक डायरेक्टली किसी को और उस इन बिटवीन टेक्स्ट में बीच में आप ब्रैकेट देखते होंगे, इसमें कुछ लिखा ऑथर का नाम, पेज नंबर. आइडिया की बात की कि फर्ज कीजिए आपने कुछ पढ़ा, उससे आपको आइडिया मिला, और लेकिन आप डायरेक्टली पेपर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उस आइडिया को, या फिर हम डायरेक्टली क्रेडिट दे रहे हैं उस ऑथर को या फिर जिसने भी उस कोटेशन को दिया है, उसको क्रेडिट हम डायरेक्टली अपने पेपर में दे रहे हैं. और बिब्लियोग्राफी हो गया, अगर हमने 1000 किताबें पढ़ी, हम हजारों को तो साइट नहीं करते हैं, तो 1000 किताबों में जिन्हें हम साइट नहीं किया, जिसको हमें थोड़ा सा भी आइडिया मिला, उसको पढ़ के हमें इसके बारे में लगा, तो हम उसको बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में डालते हैं. आई होप इट्स क्लियर. यस सर, क्लियर. थैंक यू सो मच. ओके. रिसर्च प्रपोजल में हम बिब्लियोग्राफी नहीं लिखते. रिसर्च प्रपोजल में हम वर्क साइटेड और रेफरेंसेस ही लिखते हैं. बिब्लियोग्राफी मोस्टली थीसिस में आता है, तो इस चीज को हमेशा क्लियर रखिएगा. मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे राहुल सर हैं, आप हैं, अभी अनुराधा मैम के बारे में बात की कि वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है, पर एट द सेम टाइम आप लोग बोल रहे हैं कि पीएचडी सबमिट होने को है, अभी हुआ नहीं, तो ये जो जिस पोजीशन पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, ये परमानेंट पोजीशन है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, और इसको कैसे आप लोग अप्रोच करते हो? एक और पार्ट है सर, जैसे आपने कल बताया कि मोतीहारी में आपका प्रोजेक्ट था, तो ये जो प्रोजेक्ट उठाते हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे मिलता है? मतलब आपका पहला क्वेश्चन जॉब ओरिएंटेड था, जॉब से रिलेटेड, जॉब एस्पेक्ट्स पे बात करना मतलब नेट है पीएचडी अप्रोच को, मतलब पीएचडी चल रही है, अभी पीएचडी सबमिशन नहीं हुआ है, पर आप लोग पढ़ा रहे हो एक यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो किस पोजीशन पे पढ़ा रहे हो, हाउ डू यू अप्रोच इट, हाउ डू यू फाइंड इट? ओके. तो देखिए, अगर आप परमानेंट हो जाते हैं रिसर्च के किसी भी लेवल पे, देखिए सबसे पहले जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको एक कोर्स वर्क करना पड़ता है. उस दौरान अगर आप परमानेंट भी ज्वाइन कर लेते हैं कहीं पे, फर्ज की जगह आप परमानेंट हो जाते हैं, तो उसमें आपको रोका नहीं जाएगा. ऑन पेपर आपको कुछ लिख के नहीं देगी यूनिवर्सिटी कि आप जाइए. कई जगह पे एनओसी मांगा जाता है, ऑन पेपर आपको लिख के यूनिवर्सिटी कभी नहीं देगी. ये चीज आप ध्यान रखें. लेकिन परमानेंट हो जाए तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं. ऑब्वियसली हम पीएचडी भी इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रोफेसर बने, और हम लोग टेम्पररी जो उस पर पढ़ाते हैं, हमारे जो हर यूनिवर्सिटी की एक एसओपी होता है, उस एसओपी में मेंशन होता है कि इन केस रिसर्चर वांट्स टू वर्क और वांट्स टू डू अ जॉब, तो कौन से जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करने होंगे. तो हम लोग जो जॉब कर रहे हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसे किलोमीटर पे डिफाइंड होता है, कहीं पे 10 किलोमीटर के एरिया में अलाउड होता है, कहीं पे आप उसी सिटी में काम कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा. तो इस तरह के तमाम रूल्स होते हैं जो अगर आप फुलफिल कर पाते हैं तभी आपको एंट्री मिलती है. और 2022 रेगुलेशन जो है पीएचडी के लिए, जो सबसे लेटेस्ट रेगुलेशन है, वो ऐसा कहता है कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको डी रजिस्टर करना पड़ेगा पीएचडी के लिए.
एक बार रजिस्ट्रेशन होता है और एक बार डी रजिस्टर होता है। मतलब आप जिस पीरियड के लिए काम करेंगे उतने दिन आपकी पीएचडी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो बहुत जगह पे ये नियम भी लागू होता है, खासकर अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो लोग स्कॉलर्स को कोई भी, मोस्टली स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो खैर कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम है। लेकिन जो एसओपी होता है पीएचडी सबमिशन के लिए, गाइडलाइंस जो होते हैं उसी को सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। हमारे टाइम पे जो, जैसे मेरा रेगुलेशन 16 वाला है, तो उसमें हमने एक रेजिडेंशियल पीरियड होता है कि 2 साल 2.5 साल करने के बाद ही अलाउ किए जाएंगे किसी भी हाल में। तो मोस्टली जगह पे 2 साल वाला फॉलो हो रहा था, 3 साल हो गया है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन कौन सा है। लेकिन अगर आप परमानेंट हो जाए तो मतलब इंडिया में अगर बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो जुगाड़ हर चीज के लिए है। पीएचडी में भी जाएं और साथ में परमानेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहें। डे 1 से सीखने की जरूरत है, इंटरव्यूज कैसे दें, एग्जाम्स में बैठते रहें। तो ये ना सोचें कि पीएचडी हो जाए तभी हम जॉब करें। जब भी आपको मौका मिले इंटरव्यू में जाएं, दे बैठें, परमानेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते रहें। ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा जॉब की किल्लत है भारत में, तो मैं मना नहीं करूंगा। दूसरा सवाल आपका क्या था? जो मोतिहारी में आपने प्रोजेक्ट उठाया था, तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है वो आप कैसे लेते हो या कैसे मिलता है? रिसर्च प्रोजेक्ट जो मोतिहारी में नहीं था, वो अलीगढ़ में शायद मैंने मेंशन किया था। हाँ सर, अलीगढ़ में तो वो तो डीयू के थ्रू एक प्रोफेसर के अंडर एज ए रिसर्च इन्वेस्टिगेटर में काम कर रहा था। तो वो तो प्रोफेसर के द्वारा उठाया गया। कैसे उठाया जाता है? आप ICSSR सोशल साइंस रिसर्च के जरिए आप प्रपोजल थ्रू आउट द ईयर प्रपोजल्स इनवाइटेड होते हैं, जो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने टॉपिक के जरिए। अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक रेलेवेंट है, उसमें सामाजिक जो कंट्रीब्यूशन होता है समाज में, उसी से रिलेटेड ICSR में होता है। इसी तरह बहुत जगह पे फेलोशिप्स मिलती हैं जो आप गूगल के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर तमाम, जैसे मेरा ही जो रिसर्च चैनल है उस पे, या फिर राहुल सर के चैनल पे भी इस तरह के आते रहता है। और भी कुछ व्हाट्सएप पे कुछ चैनल्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं, उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा, मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा। तो उसके जरिए आप प्रपोजल बना के भेजना होता है। रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे और उसके जरिए आपका इंटरव्यू होगा और आपको वो ग्रांट मिल जाएगा। थैंक यू सर। कोई और? योगेश जी, अगर आप बोल दें अपना सवाल तो कन्वीनियंट होगा मेरे लिए। मैं बोल देता हूँ। अगर योगेश ये पूछ रहे हैं कि हाउ शुड वी टैकल अ लिटरेचर रिव्यू व्हेन वी समटाइम्स फील ब्लैंक व्हाइल रीडिंग अदर्स रिव्यूज एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन इफ इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक। Basically, Yogesh is asking about literature review, how to do it and what to read, how to basically go through this kind of things. Literature review से योगेश जी, उसी के लिए जो शोध गंगा और शोध गंगोत्री वेबसाइट है, पर्टिकुलरली मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो उसमें कीवर्ड्स बहुत अच्छे से डिफाइंड है। मतलब आप टॉपिक के साथ साथ कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, और इसीलिए कोई भी आप रिसर्च पेपर पढ़िए या फिर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने जाएं तो उसमें खास करके उनका डिमांड होता है कि आप कीवर्ड्स डालें, कीवर्ड्स 4 से 5 कीवर्ड्स डालें, जिसके जरिए ढूंढना, जैसे हैशटैग होता है ना सोशल मीडिया पे, हैशटैग के जरिए हम बहुत कुछ फाइंड कर लेते हैं, उसी तरह आप कीवर्ड्स के जरिए ये सब फाइंड कर पाएंगे। तो कीवर्ड्स के माध्यम से आप, जैसे अगर आप गूगल स्कॉलर पे भी जाएंगे तो वहां भी आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। जे स्टोर पे भी आपको कीवर्ड्स का ऑप्शन दिया होता है। जे स्टोर पे जैसे महीने में 100 पेपर आप फ्री में पढ़ सकते हैं, तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करिए पढ़ने के लिए। और क्वालिटी पेपर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ब्लैंक फील आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल स्कॉलर पे सेज जर्नल्स हैं जो फ्री हैं, ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, और जो जे स्टोर पे जो फ्री जर्नल्स हैं उनको पढ़ें, क्योंकि वो बहुत क्वालिटी पेपर्स होते हैं, उनमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा होता है कि वो उन्होंने जो रिसर्च किया वो डायरेक्टली बात करते हैं रिजल्ट पे, वो डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट एरिया पे बात करते हैं। तो उसके जरिए, जैसे आपने फर्ज कीजिए आपने इंटरेस्ट एरिया चुन लिया, तो इंटरेस्ट एरिया में फर्ज कीजिए आपने क्वेयर थियरी चुन लिया, LGBTQ चुन लिया, तो अब LGBT तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें कुछ उसमें आ जाएगा कीवर्ड्स क्या क्या आ जाएंगे, होमोसेक्सुअलिटी आ जाएगा,
उसमें आप हेट्रोसेक्सुअलिटी आ जाएगा, हेट्रोनॉर्मेटिविटी आ जाएगी, बहुत सारे जो भी कीवर्ड्स आप सोच पा रहे हैं, जेंडर आ जाएगा, ये भी एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड डाल के, कीवर्ड को एंटर करके आप रिसर्च पेपर को पहले लिस्ट बनाएंगे और उसमें से आप सॉर्ट करके तब पढ़ पाएंगे, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। सारे वेबसाइट्स में कीवर्ड्स की जो बात है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। आई होप इट्स क्लियर। योगेश? आकाश भी आपने एक्चुअली मतलब आपने जो बताया उसके लिए थैंक यू, बट मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। आप एक बार मतलब एक बार रीड करके देखिए। मैंने पूछा कि हाउ शुड वी टैकल अ लिटरेचर रिव्यू व्हेन वी समटाइम्स फील ब्लैंक व्हाइल रीडिंग अदर्स रिव्यू, एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन इफ इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक और नॉट। अच्छा, मतलब आप कोई और पेपर पढ़ते हैं और उसमें ब्लैंक फिल करते हैं, ये कह रहा है ना कि फिर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? मतलब मैंने कुछ टाइम मतलब कि व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ रीडिंग व्हाइल द रीडिंग लिटरेचर रिव्यू ऑफ एनी पेपर। अच्छा सर, देखिए पैटर्न जो सबसे पहले जो फोकस की चीजें होती हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो रिसर्च पेपर भी पढ़ रहे हैं तो मोस्टली उसका कंक्लूजन पढ़ें, रिजल्ट पढ़ें। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी ब्लैंक फील करेंगे ही। और इसी तरह अगर आप थीसिस पढ़ते हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले पढ़ें। इसमें कम शब्दों में आप जान पाएं कि इस पूरे थीसिस में वो बात है कि नहीं, और जो मैं जानना चाहता हूँ जो मुझे चाहिए वो इसमें है कि नहीं। तो रिजल्ट्स पे ज्यादातर फोकस करें, एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस करें, जिससे डायरेक्टली आप चीजों को जान पाए, और तभी आप डिसाइड भी कर पाएंगे कि आपको जो चाहिए वो ऑब्वियसली आप खुद ही समझेंगे आपको क्या चाहिए उस रिसर्च या वर्क के जरिए। तो डायरेक्टली पैटर्न यही है कि आप रिजल्ट पढ़ें और एब्स्ट्रैक्ट को ध्यान से रखें, या इंट्रोडक्शन पढ़ें जिसमें रिजल्ट के बारे में अगर जानकारी हो तो। ठीक है, थैंक यू। ओके। Anybody else? सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि am I audible? यस यस, ऑलरेडी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिटरेचर रिव्यू में मेंशन कर सकते हैं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें से मेंशन कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी थीसिस और बुक से करते हैं तो उसमें एक क्लियर क्वेश्चन और क्लियर आंसर के साथ होता है, बट उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन एराइज होते हैं बहुत सारे, तो उसको कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? नहीं, क्वेश्चन देखिए, तो अब अगर आप थियोरेटिकल एंगल पे जाते हैं तो उसमें फिर तो हम तो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं ना, हम लोग तो सवाल मिल भी जाए फिर उस क्वेश्चन आंसर मिल भी जाए फिर भी उसके बाद सवाल आएंगे, तो इसलिए पर्टिकुलरिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जब आपको रिजल्ट मिल गया, आप डायरेक्टली रिजल्ट पे मेंशन कर दीजिए। अब ये मत सोचिए कि जो रिजल्ट लिखा है वो दूसरा उसके बारे में फिर सवाल उठेगा, वो नहीं सोचना है। हमें बस इंफॉर्मेशन देना है सामने वाले को कि ये रिसर्च हो चुका है, अब उसको हटके जो मेरा है तो वो आप फाइनली अपने रिसर्च गैप में मेंशन करेंगे जो भी सवाल आ रहा है। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिया, थीसिस पढ़ लिया, उसमें रिजल्ट मिल गया, तो उस रिजल्ट को मेंशन करने के बाद अपने गैप के सेक्शन में लिखेंगे कि ये तो हो गया, बट आई फील दैट सर्टेन थिंग्स हैव बीन अनटच्ड येट and there are certain questions which have been unanswered even after a lot of research has already been conducted by various researchers around the globe, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना काम होने के बाद भी मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं जो मेरा रिसर्च गैप होगा। ठीक है, Yes sir. समझ गए? Yes sir. Thank you. Hello sir. यस, Good evening sir. गुड इवनिंग, बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन कि मान लीजिए सर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया है ना, कोई टॉपिक ले लिया और उसका रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट हो गया है ना, सारा क्लियर होगा कि हाँ आप पीएचडी करिए। बाद में सर ऐसा हो जाए कि वो उस टॉपिक में ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए और उसको ऐसा फील हो कि अब नहीं कर पाऊंगा या इस पे वर्क, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा सर? तो उसके लिए रिसर्च जो कोर्स वर्क होता है ना, उसमें आपको 6 से 8 महीने या कभी कभी साल भर में मिलते हैं, जिसमें आप जब आप डे 1 से कई जगह पे गाइड भी अलॉट हो जाते हैं, या फिर आपके जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, डे 1 से आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी शुरू कर दीजिए, उनसे जानना, उनके बारे में उनसे पूछना और जानना कि इसका क्या स्कोप है,
और इस कोर्स वर्क के दौरान ही आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे प्रोफेसर जो मिल जाते हैं जो सजेस्ट कर देते हैं कि इसमें आगे बढ़िए या ना बढ़िए। और कोर्स वर्क के होते होते जब आपकी DRC मीटिंग होगी जिसमें आपका टॉपिक फाइनलाइज होगा, उसमें आपको बहुत सारे सजेशन दिए जाते हैं। आप जब अपना टॉपिक प्रेजेंट करने उन लोगों के सामने तो आपको बताया जाएगा कि ये टॉपिक पे आगे बढ़ना ठीक है या नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, या फिर आप इसमें इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत नहीं है, आप एडमिशन लें और पोस्ट वर्क के दौरान चीजें क्लियर हो जाती हैं। और लास्ट तक भी कई लोगों का टॉपिक चेंज हो जाता है, मोस्टली जो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत डिपेंड भी करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, कौन सा प्रोफेसर आपको गाइड कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स लागू होते हैं इसके लिए। तो उसके लिए खैर सोचने की बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप फोकस्ड रहें कि एडमिशन हो जाए, फिर तो उनका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी सर, फिर वो रिसर्च प्रपोजल का मतलब फिर टॉपिक ही चेंज हो गया तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हमने टॉपिक इस पे ही हमारा एडमिशन हो गया इस टॉपिक के लेकर के? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको इंटरव्यू में तो आपका पोटेंशियल देखा जा रहा है ना एज अ रिसर्चर, और अच्छा आपका सर। टॉपिक चेंज भी होगा तो भी जो आप नए टॉपिक लेंगे उसमें भी आपको कोई ना कोई वहाँ पे प्रोफेसर होगा, तभी आपका टॉपिक एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके जाएं और कोई एक्सेप्ट कर ले। वहाँ पे ऑलरेडी कोई एक प्रोफेसर होगा जो एक्सपर्ट होगा उस टॉपिक में, तभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आपको वो लोग खुद सजेस्ट करेंगे आप इस पे कर लीजिए, तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है। मैं खुद भी दूसरे टॉपिक से को लेके गया था, बाद में मेरा टॉपिक कम्प्लीटली डिफरेंट है। जी जी जी, उसकी चिंता की बात नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी सर ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आप प्रपोजल में बोले कि चैप्टराइजेशन का आइडिया होना जरूरी है इंटरव्यू में, इसका आइडिया तो बट मैं चैप्टराइजेशन जी 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 तो बट ये मैं जानना चाहती हूँ कि उसका रफ आइडिया सिर्फ लेके जाएंगे प्रपोजल में तो हो जाएगा काम, या क्लियर एंड कंफर्म होना जी चाहिए? जी बिल्कुल रफ आइडिया से काम चल जाएगा। देखिए, अगर बहुत आसान भाषा में समझा जाए, देसी भाषा में, तो प्रपोजल भी रफ आइडिया के पे ही बेस्ड होता है। कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं होता प्रपोजल के टाइम पे, तो हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको प्रपोजल कहते हैं। उसमें हमारा पोटेंशियल देखा जाता है कि हम जो अभी तक करके आए हैं वो एप्ट है कि नहीं। ऑब्वियसली उसके बाद हम, क्योंकि हम मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद हम PhD में जाते हैं, तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है। आप अपने टेक्निकलिटी पे काम कीजिए, अपने टॉपिक पे काम कीजिए, रिसर्च गैप पे काम कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर जो मेथोडोलॉजी की बात की मैंने। ठीक है, थैंक यू। सो मेरा भी एक क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर हम कोई नया राइटर लेते हैं जो कि ज्यादा नहीं 5-6 साल पुराना हो, तो उस पे अगर हमें बहुत ज्यादा लिटरेचर जैसे रिसर्च आर्टिकल्स तो मिल रहे हैं, पेपर्स मिल रहे हैं, लेकिन थीसिस शायद इक्का दुक्का है जो कि जॉइंट है और वैसा कहीं कुछ है नहीं, तो उसका लिटरेचर रिव्यू हम लोग कैसे डालेंगे? आकाश सर, यू आर म्यूटेड, आप म्यूट हैं। जब आप, मैं कह रहा हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि अगर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है तो आप ऑलरेडी नएपन की तरफ जा रहे हैं, तो जितना भी काम आपको उसमें मिल रहा है आप उसको मेंशन कर दें, और साथ में आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें डिफेंड करने के लिए कि इसमें काम नहीं है अभी तक, जो भी है वो मैंने मेंशन किया है। और एज अ रिसर्चर मुझे इस टॉपिक को अपने तरफ से देने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली मैं इस फील्ड के लिए नया हूँ या नहीं हूँ, तो बहुत कुछ तो नहीं, पर मैं शुरुआत कर रही हूँ इस फील्ड के स्टडी के लिए। जो आने वाले एस्पायरिंग जो रिसर्चर्स हैं उसके लिए स्कोप बहुत ज्यादा होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। हमेशा डिपेंड करता है कि आप डिफेंड कैसे करते हैं किसी भी सवाल को। तो यू शुड बी हैप्पी और यू शुड फील प्राउड कि ठीक है, आपने कुछ नया उठाया और आपको एज अ रिसर्चर उस पर मेहनत करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक चैलेंजिंग चीज टास्क होगा, तो वो उस तरह से आप डिफेंड कर सकते हैं। और रिसर्च आर्टिकल्स तो दिख रहे हैं काफी सारे, तो वो सारे डालने होते हैं या फिर 4-5, मतलब कुछ ऐसा लिमिट होता है? प्रपोजल के लेवल पे सारे नहीं, जो प्रोमिनेंट आपको लग रहा है उसमें से 4-5 उठा के डाल दीजिए। और जब आप थीसिस लिखेंगे तो बहुत एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करना होता है, तो उसमें आप
बहुत सारा डाल सकते हैं। प्रपोजल के लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं करना होता, क्योंकि कई जगह पे डिफाइंड होता है कि वो कहते हैं 1000 पेज में ही प्रपोजल लिख के लाइए, कई जगह कहते हैं कि 500 में लाइए। जेडीयू में है वो 500 पेज का लिखवा लेते हैं, 500 लाइंस का लिखवा लेते हैं या वर्ड्स का, ऐसा कुछ। मैं तो थीसिस के लिए पूछ रही हूँ सर, थीसिस के लिए। थीसिस में एक्सटेंसिव कीजिए, थीसिस में जितनी चीजें आपको मिल रही हैं आप उसको कीजिए। लिटरेचर रिव्यू आपका जितना साउंड होगा आप उसको उतने अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे अपने वाइवा के दौरान। तो कोशिश कीजिए एक्सटेंसिव हो, मतलब एनफ हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। मुझे आज तक ये पता था कि सिर्फ थीसिस के बारे में ही डाला जाता है, रिसर्च आर्टिकल्स नहीं डाला जाता है, बट आज आपने क्लियर किया। नहीं, बहुत लॉजिकल है ना। कोई हमारे आंसर का जवाब, कोई हमारे क्वेश्चन का जवाब तो किताबों के जरिए दे सकता है, कोई रिसर्च आर्टिकल में भी लिख देता है, कोई एडिटोरियल में। तो अगर आप थोड़ा भी अंश दिख रहा है तो आप उसको मेंशन कर दें ताकि आप अपने लेवल से क्लियर रहें। ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो प्रणाम सर। हेलो जय, बताइए। सर, एक बात पूछनी थी सर। रिसर्च प्रपोजल जो होता है सर, उसको हैंड रिटन होता है या सर टाइप कराते हैं? नहीं, टाइप करके लेके जाना होता है। ओके सर। और सर एक और क्वेरी है कि सर मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट होती है, सेंट्रल होती है, डिम्ड होती है, सर या पीएचडी के लिए मतलब यूनिवर्सिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली पड़ता है। किस सेंस में इम्पैक्ट पड़ता है मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आपको लाइब्रेरी में एम्पल मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको मतलब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। मतलब आप एज ए रिसर्चर बहुत सारी चीज़ों की जरूरत, जैसे हम लोग सेंट्रल में हैं तो यहाँ पे हमें टूल्स मिलते हैं फ्री में, जैसे ग्रामरली और जो भी टूल्स की जरूरत पड़ती है वो फ्री में मिलता है। उसके बाद लाइब्रेरी बहुत रिच है यहाँ का, उसके बाद फेलोशिप हमें मिलता है, साथ साथ में लीव रूल्स भी बहुत एडवांस्ड है यहाँ पे। उसके बाद हमें लिटरेचर जो रिव्यू करने के लिए जो कहीं जाना होता है उसके लिए लीव अलग से है। तो आपको वो जरूरी है कि कितना कौन सी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। इसलिए रिसर्च तो आप ही को करना होता है। तो पर हाँ, क्वालिटी की बात तो थोड़ी हो जाती है और साथ क्या क्या चीजें आपको कौन सा बेनिफिट वहाँ मिल रहा है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि IIT सुने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुने और कुछ अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जैसे उनको सुने। कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है। वैसा नहीं है, एक लिस्ट बना लें अपने टॉपिक के अनुसार और वहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और तब उसके जरिए जाएं। सर एक और क्वेश्चन है कि सर मैंने एक मैम है मेरी ऑनलाइन, उन्होंने बताया था कि जब आप JRF पढ़ते हो और PhD मतलब JRF क्वालिफाई कर लिए हो और PhD करते हो तो आपको जो फेलोशिप होती है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, अगर आप सर PhD कर रहे हो तो ही आपको फेलोशिप मिलेगी। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, कोई एक चीज मिलेगी, या तो सैलरी या फिर फेलोशिप। जी सर। ओके जी, थैंक यू सर। Anybody else? सर वो तो अगर परमानेंट जॉब हो तब ना, स्ट्रक्चरल बेस अगर कोई जॉब करते हैं तब भी फेलोशिप बंद। बेस फैकल्टी में भी अगर जाते हैं तो फेलोशिप मोस्टली बंद हो जाता है कई जगह पे। अब वो मैंने बताया ना, SOP में प्रॉपरली मेंशन्ड होता है एवरीथिंग। लेकिन अब जैसे DU में है, DU में जो लोग JRF कर रहे हैं और वो DU में भी अगर गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तो दोनों सैलरी मिल रही है उन्हें। और JNU में जो लोग हैं वो अगर जॉब कर रहे हैं तो JRF उनको नहीं मिलेगी। मेरे अपने बड़े भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में है, वहाँ पे अभी विदेश मंत्रालय में भी काम कर रहे हैं, तो वो उनको नहीं मिलता है फेलोशिप, जस्ट सैलरी ओनली। तो डिपेंड करता है। और अगर आप किसी स्कूल वगैरह में प्राइवेटली पढ़ा रहे हो तो उसके बाद भी नहीं मिलती है क्या? अगर आप नहीं बता रही हैं, यूनिवर्सिटी में छुपा के रखते हैं तो फिर सब कुछ जायज है। अदरवाइज तो अगर आपके सुपरवाइजर मान जाते हैं तो फिर ले सकते हैं फेलोशिप। प्राइवेट के इसमें बात कर रहा हूँ मैं। पर अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में सब कुछ जाता है ना, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि बचना चाहिए इन सब चीजों से, ताकि फ्यूचर में भी कभी नहीं। आज अगर आप रिसर्च करें तो आज से 10 साल के बाद की चीजों के बारे में सोचें, क्या हालात है, कब कौन आपका दुश्मन बन जाए, कब कौन पीछे का कागज खंगाले। इससे अच्छा है कि आप बहुत क्लीन होके ही काम करें, जो सोर्स है वो क्लियर हो कि हम एक जगह से पैसे लें। बहुत जगह पे लोग फंस जाते हैं इसके लिए।
तो कोशिश करें कि चीजों को क्लियर रखें अपने समय पे। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम, बताइए। सर मेरा नाम प्रांशी है। सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा सेशन ले रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं अपनी प्रपोजल मेंटेन कर रही थी, तो थोड़ा काम करके मैं रुक गई हूँ। एक्चुअली मेरा टॉपिक था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण, अवसर एवं चुनौतियां। सर Okay. मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो सर मैथोडोलॉजी का जब टॉपिक आया तो सर वहां पे मैं रुक गई, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ। तो टूल्स में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या किसी का टूल भी कॉपी किया जा सकता है सर? हाँ, टूल्स तो आप बता सकते हैं ना, जैसे कि अगर किसी ने टूल इस्तेमाल किया है, वो आपको जी। लगता है कि उस टूल को आप अपने स्टडी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मेंशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर आपका सैंपल क्लियर एंड एजुकेशन के लिए सर वैसे क्वेश्चनरी या कैसे करना है वहां पे सर मैं बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। देखिए, एडुकेशन के क्षेत्र में खासकर हम सैंपल पे काम करते हैं। आप कोई जगह चुनेंगे, जैसे बाल्य विद्यालय, शायद आपने कुछ बोला, हाँ जी तो सर, हाँ जी। तो आप सैंपल बनाएंगे। एक टारगेट सैंपल होता है ना, कि इतने लोगों का सैंपल में आप डेटा कलेक्ट करेंगे। एजुकेशन में फील्ड वर्क होता है, थियोरेटिकल सर काम बहुत। बाराबंकी जनपद के परिप्रेक्ष्य में सर वो मैंने अपने टॉपिक में मेंशन किया हुआ है सर। जी जी, हाँ, तो आप उसको मेथोडोलॉजी में डालेंगे कि आपने जो अपना डेटा कलेक्शन होगा वो आप किस माध्यम से करेंगे, कौन से सैंपल पे आप काम करेंगे, उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके माध्यम से जानकारी। ठीक है, डेटा कलेक्शन के बारे में आप जानेंगे। और अगर आप उस डेटा को किसी टूल के माध्यम से एनालाइज करना चाहते हैं, तो उस टूल के बारे में भी क्लैरिटी दे दें कि सच एंड सच टूल आई विल बी यूजिंग, जिससे मेरे डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। और अगर आपके लाइब्रेरी में वो टूल मिल जाता है, आपके सुपरवाइजर एक्सेस करवा देते हैं, तो वो वेल एंड गुड। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके लिए गाइड से आप संपर्क करें। हालांकि आप जो भी रास्ता अपना रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए और उस डिजाइन को कैरी ऑन करने के लिए, रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए, बी वेरी फोकस्ड और क्लियर कि आप उस हर चीज को आप अपने मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में डाल दें। उससे आपकी क्लैरिटी समझ में आती है कि ठीक है, जो एस्पायरिंग जो रिसर्चर है, प्रपोजल है, ये काफी पहले से मतलब इसको चीजें पता है, इसको गाइड किया जा सकता है। बिल्कुल क्लूलेस अब ना लगे। जी सर। जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था कि वैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोशल साइंस से कोइंसाइड करता है, आई मीन ओवरलैप करता है। तो कैसे हम इस चीज को प्रिवेंट करें कि हमारा प्रपोजल वो सोशल साइंस ना बन जाए? ऑब्वियसली लिटरेरी वर्क्स पे आप काम करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो प्राइमरी होगा वो लिटरेरी वर्क होगा। सोशल साइंसेज में हमें वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप लिटरेरी वर्क पे काम करेंगे, कोई एंथोलॉजी हो गई, कोई नॉवेल्स, कुछ नॉवेल्स हो गए, या शॉर्ट स्टोरी हो गया, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी है। तो लिटरेरी जो रिसर्च है वो तो इसी पे बेस्ड है ना, कि हम किसी लिटरेरी वर्क पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज वो लिटरेरी नहीं है, तो इसलिए वो सोशल साइंस से डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन कैसे है आपको? एक्चुअली सर मेरा टॉपिक था ऐसा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन ट्राइबल नैरेटिव्स ऑफ झारखंड। तो मतलब आई कुड नॉट डिवोट मच टाइम इसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करने में, पर जितने भी पेपर्स या कुछ मिले वो सारे सोशल साइंस वाले लोगों ने किया था उसके बारे में। और ओके, हाँ बताइए। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? You need to find certain novels, either novel, poems, any literary work, and in that, in the novels or in such literary work, there should be a mention of this tribal thing. कि किसी ने उस चीज के बारे में बात की है, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं, तभी वो लिटरेचर में कंसिडर किया जाएगा। हाँ, तो सर एक्चुअली आई फेस्ड एन इंटरव्यू विद दिस प्रपोजल, लेकिन वो जो राइटर ही मैंने सेलेक्ट किया था वो थोड़े कंटेम्प्रेरी हैं, तो आई न्यू कि जितने भी पैनलिस्ट होंगे, मतलब आई हैड दिस आइडिया कि मे बी दे डोंट नो दिस, है ना। तो आई ट्राई टू काइंड ऑफ मैनिपुलेट देम बाय सेइंग कि ओके दिस पर्सन हैज टॉक्ड अबाउट this in their work. So it didn't work out, like I could not get in, but yeah, I think there are many other factors as well. It's not just the proposal. So like हमें कैसे समझ आएगा कि क्या loopholes रहा होगा, या can I carry on, can I as the same proposal, or like should I start afresh? हमें भूल जाना चाहिए कि I created proposal before, like that. चाहिए नए ऑथर्स पे जाना हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। वो अलग बात है कि
कोई ना समझे। नए ऑथर पे जाएंगे तो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे समाज को, पुराने पे तो क्या ही है, बहुत सारा रिसर्च मिलेगा। तो आपको बहुत फर्म होना पड़ेगा, नहीं मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ और मुझे ये रिसर्च गैप है, आपको शो करना पड़ेगा बहुत ही एम्फेटिकली कि ठीक है, नहीं मैं अगर ये चुन के लेके आई हूँ तो इसमें मुझे पता है कि ये जो स्टडी होगी वो समाज को इस वे में कंट्रीब्यूट करेगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील दैट आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन अ सर्टेन वे व्हिच विल अपलिफ्ट द नॉलेज बेस ऑफ द सोसाइटी। तो वो चीज आपको समझ में रहना चाहिए। और आप जो प्रपोजल लेके जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप ही उस चीज के मास्टर हैं, चाहे वो टॉपिक पुराना हो नया हो। जिस तरह से आप डिफेंड करते हैं और जितने आप साउंड होंगे उस तरह से आप वहां चुने जाएंगे। तो आप कुछ नया कर रहे हैं तो मैं हमेशा नई चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, पुराने को मैं नहीं करता। तो इसलिए नए पे हैं तो आप उसी पे रहें, उसी में रिसर्च गैप ढूंढें और कोशिश करें कि कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में जो कुछ रेलेवेंस अगर आप ढूंढ लें तो वहीं आपका रिसर्च साउंड हो जाता है। थैंक यू सर। जी, बाकी सवाल हम मेरा व्हाट्सएप हमेशा ओपन रहेगा, राहुल सर का व्हाट्सएप ओपन रहता है, आप अपना सवाल लिख के हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम उस पर जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 हम डिस्कशन के लिए ओपन रहते हैं। मेरा ग्रुप भी है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। समय बहुत हो गया है और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और राहुल सर थैंक यू सो मच इस मौके के लिए कि हम इतने लोगों से जुड़ चुके हैं। उसके पास बहुत सारे सवाल मुझे पता है आपके ज़हन में अधूरे रह गए, वो अधूरे नहीं रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जितना हो पाएगा आई हेल्प का प्रॉमिस। ठीक है, शुक्रिया। हेलो सर। जी सर ये पूछना था कि सर रिसर्च प्रपोजल कितने पेज में लिखना होता है? डिपेंड करता है कितने वर्ड्स में वो आपसे इनवाइट कर रहे हैं। इनकेस अगर कोई वर्ड काउंट मेंशन नहीं है तो आप 4 से 5 पेज में कर सकते हैं। कई जगह पे बहुत एडवांस मांगा जाता है, कई जगह 1000 वर्ड्स में ही मांग लेते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर नहीं कुछ है तो 5-6 पेज में कर दीजिए खत्म। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। तो आकाश सर ने बहुत अच्छे से सारे विषयों को हमारे समक्ष रखा है। रिसर्च प्रपोजल बनाने से लेकर के इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च के टूल्स, मेथोडोलॉजीज, लिटरेचर रिव्यू और तमाम चीजों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा है। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। बाकी सर का चैनल शोध यात्रा टेलीग्राम पे चैनल है, मैंने उसका लिंक कल शेयर किया था। आज एक बार और सर के चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। अगर आपका कोई रिसर्च का प्रॉब्लम है तो आप वहां पे भी बात कर सकते हो। सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है सर ने मैसेज बॉक्स में, वो भी आप सेव कर लीजिए, वहां भी आप सर से बात कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं। आप सभी लोग आए इस सेशन में। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ गाइस कि हम लोग जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिनों से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मोर देन 1 ईयर से, कोई 6 महीने से। तो जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे महीने में या हफ्ते में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। वीकेंड्स पे हमारा मोटिवेशनल सेशन होता है जिसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट आता है, कभी कोई प्रोफेसर आते हैं, कभी कोई ब्यूरोक्रेट आता है, कभी कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई ना कोई आता है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, उसको बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके अनुभवों को जानते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आगे के लिए रास्ता मिलता है। तो हम वीकेंड्स पे ये भी करते हैं। बाकी महीने में एक बार जैसे आकाश सर को बुलाया है ना, या कल अनुराधा मैम आएंगी, तो ऐसा हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इन चीजों को करना या इन चीजों को मेंटेन करना, अब आप सोचिए कि एक प्लेटफॉर्म पे महीने में हम लोग ऐसा करते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं, सभी का अपना टाइम टेबल है, सभी का अपना शेड्यूल है ना, फिर भी उनको मनाना। आकाश सर को मैंने मनाया, सर ने टाइम निकाला, तो हम सभी लोग बहुत आभारी हैं उनके। कल मैम भी आएंगी और भी। तो इसमें क्या होता है गाइस कि जैसे अभी मैंने स्टेटस पे डाला या ग्रुप पे अपडेट किया, तो कुछ मेरे जैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आज के समय में क्या हो गया, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि आज के समय में क्या है, देखो बेरोजगारी बहुत है, सबको पीएचडी में एडमिशन मिल नहीं रहा, पीएचडी कर लिए जॉब नहीं मिल रहा, बहुत तरह की बात है, बहुत तरह की बात है। उन सभी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक प्रयास करता हूं। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं आपका पीएचडी करा दूंगा या मैं आपको प्रोफेसर बनवा दूंगा, है ना। लेकिन एक प्रयास करना, एक इंसान होने के नाते हम लोग एफर्ट्स तो लगा रहे हैं।
मैं मान लीजिए कि आकाश सर को बुलाया या और भी लोग आएंगे, तो ये एक एफर्ट्स तो मैं लगा रहा हूँ, पॉजिटिव एफर्ट्स। क्लास के स्टार्टिंग में कई लोगों को मैंने मंगलाचरण, क्योंकि ये हमारा एक इंडियन कल्चर है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इंडियन कल्चर का पार्ट है, तो वो भी होना चाहिए। हम स्पेशल सेशन कर रहे हैं, रेगुलर डेज में हम नहीं करते, बट स्पेशल कुछ कर रहे हैं तो हाँ भाई सफलतापूर्वक हो, है ना। सर्टिफिकेट्स की बात हुई तो मैंने ये भी सोचा कि भाई आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो सिर्फ कोई एक पब्लिशर से कांटेक्ट करके भाई सर्टिफिकेट आपको देना, उस सर्टिफिकेट का आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने अपना 3 दिन कहीं पे प्रेजेंस दिया, आपने टाइम दिया, तो एक प्रूफ के नाते, एक मान लीजिए यादगार, एक मेमोरी के नाते, हाँ भाई राहुल सर से जुड़े थे, आकाश सर से, एक मेमोरी तो रहेगी कि हाँ भाई सर्टिफिकेट। तो एक आध जो बच्चे जो बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपने जीवन में, ऐसे तो हालांकि बहुत ज्यादा संख्या है फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर आप ये क्या, इस तरह के वर्कशॉप से क्या फायदा होना है, सर्टिफिकेट से क्या फायदा होना है, ये पीएचडी में ये वो। कहने का मतलब ये है गाइस कि जब कोई अच्छा काम करता है, मैं आपसे क्या ले लेता हूँ, या आप मुझे मान लीजिए क्या दे देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 84 स्टूडेंट्स है, देखिए 1 लाख रुपए आप लोग दीजिएगा तो 84 लाख हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो कहने का मेरा सेंस ये है गाइस कि कभी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो करिए। आपने मेरा नेचर देखा है, जो लोग मुझे जानते हैं सब लोग जानते हैं, आप जीवन के किसी भी परिस्थिति में रहिएगा, मेरे पास आइएगा तो आपको एक मातृत्व का भाव आएगा, एक पितृत्व मतलब एक भाई का भाव आएगा। किसी भी हालात में रहें, चाहे आप एकेडमिक्स की दुनिया में रहें, चाहे आपको पुलिस थाना में कोई पकड़ ले, चाहे आप अस्पताल में रहें। कई बार तो मेरे स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली से मेरे को फोन करते हैं, कई बार मैं करा पाता हूँ, कई बार नहीं भी करा पाता हूँ, क्योंकि अपना नेटवर्क मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते सब जगह बना है। तो कई बार लोग हॉस्पिटल में खड़े होकर, सर मेरी मम्मी एडमिट हो रही है, सर सीट बेड नहीं मिल रहा, सर क्या करें, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कहने का मतलब इतना होप रहता है कि शायद सर कुछ हो, कुछ सर का कॉन्टेक्ट, शायद कुछ बात बन जाए। तो एक एकेडमिशियन होने के बावजूद भी जहां तक हो पाता है, ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, ये मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं, जहां तक हो सकता है, जो मेरी हैसियत है उससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता। मान लीजिए कि मैं आपको डीयू में प्रोफेसर या जेएनयू में, तो मैं खुद नहीं बन जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी मेरी हैसियत है, जो ईश्वर ने मेरे पे कृपा की है, या जो ईश्वर ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, जो मेरे, उससे मैं कैसे कर सकता हूँ मदद। क्या आपको मैं मोटिवेट कर दूं, क्या इंस्पायर कर दूं, क्या कंटेंट आपको मिल जाए, कितने एक्सपर्ट्स से आपको बात करा दूं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, उनसे आप कनेक्ट हो जाओ, मैं तो ये कोशिश करता हूँ, है ना। लेकिन कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए लाइफ में गाइस सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी आप आकाश सर को सुन रहे हैं ना, आकाश सर का जीवनी आप सुनिएगा तो बड़ा ये रहा है, डीयू में पढ़े, फिर उत्तर प्रदेश गए, फिर पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, एमफिल किया, एमफिल करके वहां पीएचडी में मतलब लड़के एडमिशन लिया। जिनका अभी आप लेक्चर सुन रहे थे, कभी इनके निजी जीवन के